आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी निबंध यानी हिंदी एसे के बारे में। आप पता होगा कि आप लोग लगभग प्रारंभिक कक्षाओं से ही आप जो है वो हिंदी निबंध जो है लिखते आए होंगे। तो आपके जिस प्रकार से क्लास होता है उसी हिसाब से जो है आपको हिंदी निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप जो है उच्च कक्षाओं की तरफ जो है आप बढ़ते जाते हैं, तो आप प्रवेश लेते जाते हैं, तो वहाँ पे जो है निबंध लिखने के तौर तरीके अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप बचपन में निबंध लिखते होंगे, मान लीजिए गाय पे आ गया, हाँ, या पालतू पशु पे आ गया, या स्कूल पे आ गया, या दोस्त पे आ गया, कुछ ही पे भी निबंध आता था तो हम लोग एक एक सेंटेंस करके एक एक वाक्य करके लिख देते थे। ठीक है, वो भी रट के लिखते थे। आपको याद होगा कि हम लोग जो भी चीज़ें वो लिखते थे वो रट के ही लिखते थे। आपको याद भी होगा कि जो चीज़ें हम लोग लिखते थे वो कैसे लिखते थे, रट के लिखते थे। वो चीज़ें आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ जो है वो जो प्रकार, जो निबंध लिखने के जो तौर तरीके हैं, जो प्रकार हैं, वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लिखेंगे। देखिए, जब आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th या आप बीए या एमए में अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, तो निबंध लिखने के जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। और निबंध जो आपको लिखने के जो जो शब्द होंगे, उस शब्द का जो जब जितना, जैसे मान लीजिए कि 100 शब्दों में पहले बचपन में होता था, फिर उसके बाद 250 शब्दों में, 300, ऐसे कर वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, यानी विस्तृत निबंध लिखने के लिए आपको पढ़ सकता है। यानी जब आप 9, 10th, 11th, 12th में या बीए एमए में होंगे, तो मतलब जैसे जैसे आप जो है उच्च कक्षाओं की तरफ जाते हैं, हायर जो क्लास में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है निबंध लिखने के जो है शब्दों में क्या वृद्धि हो जाती है। और हेडिंग भी आपको लिखना होता है, और किस प्रकार लिखेंगे इसी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम बहुत ही बारीकी से एकदम जड़ से समझने का प्रयास करेंगे हिंदी निबंध के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको निबंध से संबंधित कोई आपको संदेह या डाउट रह जाएगा, क्योंकि हम बहुत ही बारीकी जड़ से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें हम समझेंगे निबंध के अर्थ को, निबंध की परिभाषा को, निबंध के अंग को और निबंध के प्रकार को। इन चारों जो शीर्षक हैं, जो चारों टॉपिक हैं, इन पे हम बारीकी से नज़र डालेंगे और एकदम आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि निबंध का अर्थ आखिर होता क्या है, निबंध की परिभाषा क्या होती है, निबंध के अंग क्या होते हैं और निबंध के प्रकार क्या हैं। इन सारी चीज़ों को हम विस्तृत तौर पर समझेंगे। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले निबंध के अर्थ को। ठीक है, सबसे पता है कि निबंध के अर्थ को, यानी किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें उसके अर्थ को समझना जरूरी है कि वास्तव में वो चीज़ें आखिर इसके अंदर है क्या। देखिए, अगर हम निबंध के अर्थ की बात करें तो निबंध यानी गद्य रचना का एक प्रधान भेद है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो है निबंध, यानी देखेंगे आप तो नी में उपसर्ग यानी नी प्लस जो है आपको बंध लगा होगा, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बधा हुआ या सुविचारित रूप से वही रचना है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको है, इसमें आपको मिलेगा नी और प्लस बंध। ठीक है, यही मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब होगा क्या है, जिसके अच्छी तरह से क्या हुआ है, अच्छी तरह से बधा हुआ जिस। ठीक है, और वहीं हम बात करें आपको कि जिसमें यानी जिसमें किसी विशेष विषय यानी सब्जेक्ट पर व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को क्रमानुसार लिखित रूप में यानी प्रदर्शित किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जिसमें जो है किसी विशेष विषय पे यानी व्यक्ति जो है क्या करता है, अपने विचारों को क्रमानुसार लिखित रूप में प्रदर्शित करता है। वहीं दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निबंध एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति के विचारों का आत्म क्या है, प्रकाशन है। यानी निबंध को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि निबंध एक प्रकार से जो है किसी भी व्यक्ति के विचारों का आत्म प्रकाशन है। उसके बाद है कि साहित्य के अन्य विविध क्षेत्रों के विषय में गहन जानकारी भी निबंधों के द्वारा ही प्राप्त होती है। बात बिल्कुल सही है कि साहित्य के अन्य विविध क्षेत्रों के विषय में गहन अगर जानकारी हमें प्राप्त करना है तो निबंधों से ही प्राप्त हो सकती है। अंत में हम कह सकते हैं कि निबंध ही मनुष्य यानी निबंध जो है, निबंध ही मनुष्य के मस्तिष्क का सारा ज्ञान कोश उभार कर रख देता है। यानी क्या है कि अंत में हम कहेंगे निबंध जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सारा ज्ञान कोश उभार के रख देता है। जैसे हम निबंध जब लिखने जाते हैं तो हमारे पास कितने जो है ज्ञान कोश है, कितने सारे शब्दों का भंडारण है, वो सब कुछ यहाँ रख देता है आप जब निबंध लिखते हैं तो। इसलिए कहा जा रहा है कि निबंध जो है क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का सारा ज्ञान कोश उभार कर रख देता है कि आपके दिमाग में, आपके मन में कितना, आपके मस्तिष्क में कितने सारे जो है ज्ञान भरा हुआ है। अंत में है क्या है कि निबंध गद्य साहित्य का एक ऐसा अंग है या ऐसा अंग है जो अपने में अत्यधिक पूर्ण और उपयोगी है, या पाठक को, यानी पाठक मतलब क्या होता है भाई, पढ़ने वाला, ध्यान रखिएगा, पाठक मतलब होता है पढ़ने वाला, कि मन में आनंद उत्पन्न कर देता है। देखिए, निबंध का एक और चीज़ भी है कि जब पाठक उसको पढ़ता है तो क्या होता है, मन में उसको आनंद उत्पन्न कर देता है। यानी निबंध साहित्य का एक ऐसा अंग है जो अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी तो है ही, लेकिन यह मन यानी पाठक यानी पढ़ने वाले के मन में क्या कर देता है, आनंद उत्पन्न कर देता है। तो अपने निबंध को अर्थ को समझा कि निबंध के वास्तव में अर्थ होते क्या है।
मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहें, साधारण भाषा में अगर कहें, सूक्ष्म तरीके से, तो निबंध जो है कहने का मतलब ये है कि एक तरह से बधा हुआ या सुविचारित रूप से एक रचना है जिसमें जो है आपको जो है क्या होता है कि मनुष्य के मस्तिष्क से सारा ज्ञान उभार कर रख देता है, या एक प्रकार के जो है आपको आनंद के जो है अनुभूति भी कराता है निबंध। ठीक है, ये विचार अपने मनुष्य जो है अपने विचार प्रस्तुत करता है सुव्यवस्थित तौर पर। ठीक है, आगे हम चलते हैं, बात करते हैं निबंध की परिभाषा। जैसे निबंध की तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एक छोटा सा परिभाषा जो है लिखने का प्रयास किया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम परिभाषा पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, निबंध को अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, करने का प्रयास किया है। एक परिभाषा जो है इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा हम ले लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत क्या है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, यानी गद्य अगर कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध क्या है? गद्य की कसौटी है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि यदि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे निबंध के अंग को। देखिए, निबंध के अंग को हम चर्चा करेंगे कि भाई निबंध के कितने अंग होते हैं। देखिए, वास्तव में बात करें निबंध के तो मुख्य रूप से जो है वो 3 अंगों में यानी 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रस्तावना, इसी को आरंभ भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को भी जब से आप मतलब कॉपी लिखते आए हैं, BA में लिखित परीक्षा दिए होंगे आप लोग, तो पता होगा हम सबसे ये चीज़ें क्लास में भी बताते थे कि भाई देखिए आपको प्रस्तावना जरूर लिखना है। प्रस्तावना या भूमिका, ठीक है। उसके बाद उससे संबंधित अगला हेडिंग, उससे संबंधित लास्ट में जो है सब चीज़ उत्तर हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष लिखते भी थे। यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ मुख्य चीज़ जो है वो निबंध के अंग की बात है। तो सबसे पहले जो है आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना को आरंभ भी कहते हैं, कहीं कहीं आरंभ भी आता है। ठीक है, तो प्रस्तावना में आप लिखेंगे इसको। उसके बाद जो है प्रसार लिखेंगे, इसको मध्य भाग भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट में जो है उपसंहार या इसी को अंत भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें पहला प्रस्तावना लिखना है, प्रसार लिखना है और उपसंहार लिखना है। इन तीनों पे हम बारीकी से एक एक करके नज़र डालेंगे। प्रस्तावना में क्या है, प्रसार क्या है और उपसंहार क्या है। ठीक है, एक एक करके हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना पे हम प्रकाश डालते हैं। देखिए, प्रस्तावना की बात करें, अगर हम निबंध के प्रस्तावना की बात करें तो इसमें निबंध के शीर्षक के भाव व अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? निबंध के क्या किया जाता है? शीर्षक के भाव व अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। इसमें निबंध की भूमिका रहती है। इसमें क्या रहती है? निबंध की भूमिका रहती है। प्रस्तावना में क्या रहता है? निबंध की भूमिका लिखी जाती है। इसमें उस विषय का परिचय दिया जाता है। इसमें उस विषय का परिचय दिया जाता है। प्रस्तावना में उन विषयों के पक्षों के बारे में बताया जाता है जिसकी चर्चा आगे की जानी है। प्रस्तावना में और क्या करना होता है? भाई प्रस्तावना में जो है उन विषयों के पक्षों के बारे में बताया जाता है जिसकी चर्चा जो है हमें आगे की जानी है। निबंध को सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए उसका आरंभ किसी सुंदर संस्कृत के आदर्श वाक्यों, हिंदी के मुहावरों, लोकोक्तियों, दोहों या किसी आकर्षक वाक्य से करनी चाहिए। देखिए, आगे हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत कुछ जो है वो आदर्श जो वाक्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और दोहे हो गए, मुहावरे हो गए, या किसी सुंदर वाक्य से करनी चाहिए। जिससे क्या होता है? ऐसा करने से पाठक यानी पढ़ने वाला का पूरा निबंध पढ़ने के लिए यानी पूरा निबंध पढ़ने के लिए उत्साहित होता है। जैसे अगर आप निबंध लिखे हैं, अगर उसमें कोई आकर्षक चीज़ नहीं डाले हैं जिससे जो है पाठक पढ़ने वाला वो आकर्षित ना हो, उत्साहित ना हो, तो फिर वो पूरा निबंध को नहीं पढ़ता है। देखिए, इसलिए सुंदर और आकर्षित निबंध बनाने के लिए हमें जो है कुछ आदर्श वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, हिंदी मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, दोहों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जो है आकर्षक वाक्य कोई है किसी का, उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। जिससे क्या होता है कि निबंध अपने आप में ही अलग दिखने लगता है और जो पढ़ने वाले होते हैं वो उत्साहित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब बातें हैं प्रस्ताव यानी प्रसार के बारे में। प्रसार मतलब निबंध का दूसरा जो है वो चीज़ें हैं प्रसार। प्रसार के बारे में बात करें, अगर हम निबंध के प्रसार की बात करें तो इसमें निबंध का शरीर रहता है। देखिए, ये चीज़ें मेन है क्योंकि निबंध का ये क्या है? शरीर है। ये आप पूरा चीज़ आपके यहाँ इसमें होना होता है। यही निबंध का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसी में सारी चीज़ों को आपको जो है विस्तार करना होता है। ठीक है, और ये इसमें लेखक को विषय से संबंधित अपना पूरा ज्ञान संक्षेप तथा मनोरंजक शैली में प्रस्तुत करना होता है। ऐसा नहीं है कि आलसीपन टाइप में, ऐसे में सुस्त टाइप में, ऐसा नहीं है। मतलब संक्षेप में हो और मनोरंजक शैली में हो जिससे पढ़ने वाला क्या हो? आकर्षित हो। अंत में हम कह सकते हैं कि निबंध में व्यक्तिगत अनुभव को भी लिखा जाता है। देखिए, ऐसी नहीं बात की नहीं कि जो चीज़ें बस आप जो किताबों से पढ़ा है आपने, चाहे इंटरनेट से आपने कुछ चीज़ों को आपने सीखा है, बस वही नहीं, अपने व्यक्तिगत अपने पर्सनल जो है अनुभव जो आपको हैं वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। कोई सुझाव है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको आप डाल सकते हैं, निसंदेह आप उसको लिख सकते हैं। आपके कुछ जो व्यक्तिगत अनुभव आपके द्वारा की गई है, अनुभव आपने किया है, वो चीज़ें आप भी लिख सकते हैं, सुझाव है तो। ठीक है,
आगे बात करें हम उपसंहार, एक बात भी है कि अंत है ये। अगर हम निबंध के उपसंहार की बात करें तो यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें निबंध के आरंभ से लेकर अंत तक का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। उपसंहार बताइए क्या है भाई आपका, इसमें क्या है, निबंध के उपसंहार की बात करें तो यह निबंध का क्या होता है, अंतिम भाग होता है, लास्ट पॉइंट है। इसमें जो है निबंध के आरंभ से लेकर अंत तक आपने जो लिखा है उसी का संक्षिप्त जो है विवरण दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निबंध का समापन हमें बहुत ही समझदारी एवं युक्तिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ऐसा कोई भी विषय ना रह जाए जिस पर ध्यान ना दिया हो। ध्यान रखिए, क्योंकि हम समाप्त करने जाते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में ऐसा नहीं करते, जल्दी से हम कोई जल्दीबाजी करते हुए जल्दी से उसको बंद कर दें या लिखना बंद कर, नहीं, समाप्त कर रहे हैं तो समाप्ति भी उतनी समझदारी एवं युक्तिपूर्ण, अपने विवेकपूर्ण से करना चाहिए, विवेक ढंग से करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए करना चाहिए, जिससे जो है कोई ऐसा विषय न रह जाए जिस पर आपने ध्यान ना दिया हो। ठीक है, इसलिए जो है आपको कोई ऐसा पॉइंट न रह जाए जिससे आपने, मान लीजिए समाप्ति कर रहे हैं और कोई ऐसा पॉइंट ना छूट जाए जिससे आपने उसको न देखा चाहे ध्यान ना दिया हो। सभी के प्रति उचित जो है क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। हमेशा जो है अपना जो है सकारात्मक वहाँ विचार प्रस्तुत करिए। ऐसा नहीं है कि नकारात्मक ही बिंदु मत डालिए, कुछ सकारात्मक बिंदु, देखिए सकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इसलिए नकारात्मक बिंदुओं पर ज़्यादा विशेष ध्यान न दें, हमेशा जो है सकारात्मक बिंदुओं को ही प्रस्तुत करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके एग्जामिनर होंगे, जो भी आपके जो वहाँ पे सर होंगे जो चेक करने वाले जो भी हो, तो हमेशा आपके सकारात्मक विचार को ही देखा जाता है कि आप कितने सकारात्मक सोचते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से बचिए, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक अपने विचार प्रस्तुत करिए। कोई आपका जो सुझाव है तो आप उसको जरूर रखिए, कुछ अनुभव है तो। ठीक है, यहाँ तक हो गया उपसंहार। अब हम बात करें निबंध के प्रकार को। ठीक है, अब निबंध के प्रकार को बात करें, ध्यान देंगे अगर हम निबंध के प्रकार की बात करें तो प्रमुख रूप से निबंध के 3 प्रकार होते हैं। लेकिन कुछ विद्वान अगर कहीं की किताबों में आपको 4 प्रकार भी मिलेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर हम 3 पे प्रकाश डालेंगे। ठीक है, बात करें पहला जो है वो है वर्णनात्मक निबंध। ठीक है, दूसरा है जो है आख्यानात्मक निबंध, चौथा और तीसरा जो है वो विचारात्मक निबंध। यही 3 निबंध पे हम जो है बारीकी से प्रकाश डालेंगे। आपके कौन कौन सा, वर्णनात्मक निबंध पे, आख्यानात्मक निबंध पे और विचारात्मक निबंध पे। ठीक है, इन्हीं 3 निबंधों पे हम प्रकाश डालेंगे। वैसे तो 4, कहीं कहीं 4 भी देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य तौर पे हम ये 3 देखने को जो है वो महत्वपूर्ण है, 3 पे ही हम लोग प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इनमें देखेंगे, वर्णनात्मक निबंध को, आख्यानात्मक निबंध को और विचारात्मक निबंध को। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने वर्णनात्मक निबंध को हम देखते हैं। देखिए, वर्णनात्मक निबंध की बात करें, अगर वर्णनात्मक निबंध की बात करें तो इस तरह के निबंध में किसी वस्तु, पदार्थ, स्थान, यात्रा, घटना या दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है। ध्यान देंगे, वर्णनात्मक निबंध में क्या किया जाता है, किसी वस्तु, पदार्थ, यात्रा यानी स्थान, यात्रा, घटना, दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें प्रमाण आदि नहीं दिए जाते, केवल वर्ण, विषय या यथार्थ चित्रण किया जाता है। देखिए, वर्णनात्मक निबंध में वस्तु, पदार्थ, स्थान, यात्रा, घटना, दृश्य का ही वर्णन किया जाता है। आपको पता चल गया कि वर्णनात्मक निबंध में किस पे चर्चा की जाती है, तो वो जो है वो इस तरह के जो निबंध अगर होंगे, निबंध, वर्णनात्मक निबंध, इस तरह के निबंध में जो है इन्हीं का वर्णन किया जाता है। वस्तु, पदार्थ, स्थान, घटना, दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है। वहीं अगर बात हम करें आख्यानात्मक निबंध की, बात हम चर्चा करते हैं। आख्यानात्मक निबंध की अगर बात करें तो इस प्रकार का निबंध जो है वो प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पे आधार बनाकर लिखा जाता है। अगर हम आख्यानात्मक निबंध की बात करें तो इस प्रकार का निबंध जो है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को आधार बना कर लिखा जाता है। कोई भी महान व्यक्ति हो सकते हैं, कोई महापुरुष हो सकते हैं, उनका आधार बना कर लिखा जाता है। आख्यानात्मक निबंध में व्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक जो है वो परिचय ही नहीं दिया जाता, वरन उसके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी महान व्यक्ति पर जो है आधार बना के लिखा जा रहा है तो उसमें सिर्फ जो है निबंध में व्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक परिचय नहीं दिया जाता। ठीक है, व्यक्ति का आर्थिक समझ नहीं, वरन उसके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला जाता है कि व्यक्ति की जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, वो व्यक्तित्व कैसे थे उनके। इसके साथ ही उसके गुण दोषों का भी संक्षेप में विवेचन किया जाता है, और साथ ही क्या कहते हैं, उनके गुण दोषों का भी संक्षेप में विवेचन किया जाता है। किसमें, आख्यानात्मक निबंध में। ठीक है, आर्थिक समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अंतिम वाले में जो है विचारात्मक निबंध में बात करते हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट होता है विचारात्मक। ठीक है, आपको दिमाग में आ रहा होगा विचारात्मक निबंध। अगर हम विचारात्मक निबंध की बात करें तो यह नाम से स्पष्ट है, इस यानी इन निबंधों में विचार, बुद्धि, मस्तिष्क प्रधान रहता है। विचार से स्पष्ट है कि विचार कहाँ आते हैं, हमारे जो है वो मस्तिष्क में हमारे विचार आते हैं, बुद्धि। ठीक है, तो विचार जो है बुद्धि, मस्तिष्क प्रधान रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विचारात्मक निबंध किसी विचार अथवा भाव को लेकर निबंध की रचना की जाती है। जैसे दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास आदि से संबंधित रखने वाले विषय विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? तो दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास आदि से संबंध रखने वाले विषय जो है वो विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। विचारात्मक निबंध के दो भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके भेद के बारे में हमने बताने का प्रयास किया। एक है भावना प्रधान निबंध और दूसरा है तर्क प्रधान निबंध, इसको भी याद रखिएगा। ये दो प्रकार के होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि भाई निबंध को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए जो है संस्कृत कुछ महत्वपूर्ण उक्तियां जो हैं वो क्या है जिससे हम आकर्षक बनाएंगे। जैसे हमने चर्चा किया था कि देखिए निबंध को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए जो है संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण उक्तियों को प्रयोग करना जो जरूरी होता है। तो हम चर्चा करेंगे इसमें। देखिए कुछ जो है हमने युक्तियों को लिया है समझाने के लिए। से तो बहुत सारी युक्तियाँ हैं, आदर्श वाक्य हैं, लेकिन कुछ ही हमने लिया है। देखिए यहाँ पे है कि वीर भोग्या वसुंधरा, यानी अर्थ की बात करें तो वीर ही पृथ्वी का उपभोग करते हैं। दूसरी बात करें ज्ञान में वो परमो धर्म, यानी ज्ञान ही जो है सबसे बड़ा धर्म है। तीसरी बात करें वचने का दरिद्रता, ठीक है, यानी मधुर बोलने में क्या दरिद्रता दिखाना। चौथी की बात करें विद्या धर्मेण शोभ्यते, मतलब क्या है विद्या धर्मेण शोभती, माने विद्या धर्म से शोभा पाती है। वहीं पांचवा की बात करें मातृवत परदारेषु, यह पांचवा क्या है मातृवत परदारेशु, यानी दूसरे की स्त्री माँ के समान है। ठीक है, इस प्रकार के जो है संस्कृत की युक्तियों का आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे जो है आपका निबंध जो है आकर्षक जो है जो दिखता है। ठीक है, इसलिए जो है आपको जो है आकर्षक और प्रभावशाली जो है वो बनाने के लिए अपने निबंध को, तो उसमें आप जो है कुछ महत्वपूर्ण युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी युक्तियाँ पड़ी हुई हैं, आप जो है गूगल से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो संस्कृत किताबों से निकाल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो युक्तियाँ जो है आपको आकर्षक बनाएंगी, युक्तियाँ जो है आपके निबंध को आकर्षक और प्रभावशाली बनाती हैं। अब बात करते हैं कि सबसे अच्छा और आकर्षक निबंध लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, यानी अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। भाई बात तो ये होती है कि भाई सबसे आसान जो है तरीका लिखने का क्या है और वो नियम कैसे है। ठीक है, यानी डेमो के तौर पे जैसे आप बोर्ड के एग्जाम में भी लिखना हो, अगर 9th 10th 11th 12th किसी में भी हो, BA MA जैसा भी हो, अगर आपको लिखना है तो प्रभावशाली आपको निबंध बनाना है तो कैसे लिखेंगे उसके लिए। तो सबसे बड़ी ज़रूरी है कि देखिए प्रभावशाली निबंध बनाने के लिए आपको जो है वो आकर्षक निबंध बनाने के लिए सबसे पहले जो है मान लीजिए हमने एक हेडिंग लिया, निबंध का शीर्षक है साहित्य समाज का दर्पण, ये आपका एक निबंध का शीर्षक हो गया क्या, साहित्य समाज का दर्पण। इसी प्रकार से आपको भी कोई ना कोई आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर में आपका कोई ना कोई जो है वो जरूर जो है आपको एक जो शीर्षक यानी जिस पर निबंध लिखना होगा उसमें टॉपिक दिया होगा। ठीक है, इसमें 3-4 टॉपिक दिया है तो जिस टॉपिक आपको लग रहा होगा इस टॉपिक पे हम लिख सकते हैं 100% उस टॉपिक को आप ले लीजिए और उस पर लिखिए। सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार करिए। रूपरेखा लिखने के बाद सबसे पहला उसमें प्रस्तावना लिख दीजिएगा, साहित्य क्या है वो लिख दीजिएगा, अपने क्या है निबंध के टॉपिक से संबंधित चीज़ें आपको बनाना है हेडिंग। ठीक है, और साहित्य की परिभाषा, फिर साहित्य का महत्व, साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध, सामाजिक परिवर्तन और साहित्य, साहित्य का लक्ष्य, साहित्य का समाज पर प्रभाव और लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष। इस प्रकार से जो है आप जो है निबंध की रूपरेखा तैयार करते हैं और इतने 8-9 हेडिंग के इन्हीं हेडिंग को लिखना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ साहित्य समाज का दर्पण है, इसी प्रकार आप कोई और अन्य जो आपका कोई शीर्षक होगा टॉपिक होगा निबंध का वो ले लीजिएगा। कम से कम जो है आप ये हेडिंग तो जरूर लिखिएगा, प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार, ये दो चीज़ें जो है आपको हमेशा लिखनी होती है। कौन कौन सी, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, प्रस्तावना इसको जरूर लिखिएगा हमेशा, हर निबंध में आपको ये हेडिंग डालना होता है, और लास्ट में उपसंहार। ठीक है, ये हर निबंध में आपको जो है रूपरेखा में यानी हेडिंग में आप जरूर रखिएगा। ठीक है, पहले हेडिंग बना लीजिए रूपरेखा, और जितने आपको हेडिंग लिखना है उस हेडिंग का पहले एक एक चीज़ के लिख लीजिएगा हेडिंग, और इन्हीं हेडिंग को पहले शुरुआत कर लिख दीजिएगा। मान लीजिए पहला हेडिंग शुरुआत करिएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखना शुरू कर दीजिएगा। साहित्य समाज, साहित्य क्या है तो उसके बारे में फिर दूसरा हेडिंग लिखकर शुरू कर दीजिएगा। लेकिन ये दोनों जो हेडिंग है प्रस्तावना और उपसंहार, ये हमेशा हर हेडिंग में हो, हर निबंध के हेडिंग में ये प्रारंभ और अंत यानी फर्स्ट और लास्ट में जरूर रहेगा ये चीज़। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने समझाने का प्रयास था कि भाई देखिए निबंध जो है एक आकर्षक निबंध लिखने का जो तौर तरीके हैं उसको हमने समझाने का प्रयास था कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जो है समझाने का प्रयास किया जाए। तो हमने बहुत ही बारीकी से निबंध के सारी चीज़ों पे जो है हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया जिससे आपको निबंध से संबंधित जो है कोई आपको संदेह या डाउट न रह जाए। इस वीडियो में हमने बहुत ही जड़ से यानी बहुत ही एकदम 0 पॉइंट से समझाने का प्रयास किया, आपको एकदम न्यू से समझाने का प्रयास किया जिससे आपको जो है एकदम प्रारंभ से आपको निबंध के अर्थ, निबंध की परिभाषा, निबंध के अंग, निबंध के प्रकार और निबंध कैसे लिखा जाएगा, इन सारे बिंदुओं पर हमने बहुत ही बारीकी से प्रकाश डाला जिससे आपको निबंध से संबंधित आपको कोई आगे चल के कोई जो है आपको डाउट या संदेह ना रह जाए। इसलिए हमने निबंध को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया जिससे आपको अब निबंध लिखने में कोई झिझक या कोई आपको घबराहट या कोई डर या भय संशय न रह जाए निबंध लिखने के लिए। ठीक है, आप चाहे जिस भी क्लास में हो, आप 9th 10th 11th बोर्ड के स्टूडेंट हो, BA MA के स्टूडेंट हो, जैसे भी हो, अगर निबंध लिखने के लिए आ जाए तो इन्हीं सारी चीज़ों का जो है आप प्रयोग करके जो है लिख सकते हैं। सबसे
सबसे पहले चीज़ जो है, आप यहाँ जो देख रहे हैं निबंध लिखने के जो आपके जो ये चीज़ें हैं, ये जो निबंध लिखने का जो रूपरेखा है, इसलिए आप जब भी लिखिएगा, चाहे बोर्ड में लिख रहे हैं तो भी आप रूपरेखा हेडिंग बना के, और जो भी हेडिंग लिखना है पहले वो रूपरेखा में लिख लीजिएगा, और इन्हीं रूपरेखा से एक एक हेडिंग निकाल के सारा चीज़ लिखिएगा। लेकिन ये जो प्रस्तावना आपका है और ये उपसंहार, ये हर निबंध के हेडिंग में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस आपको पता ही है प्रस्तावना में आपको भूमिका होता है, लास्ट में जो है इन सारी चीज़ों को आ जाओ आप क्या करते हैं, मोटे मोटे तौर सारांश लिख देते हैं। ठीक है, अब चीज़ें हैं जो है ये प्रस्तावना और ये उपसंहार, ये चीज़ें हर आपके जो है निबंध के हेडिंग में होगा। ठीक है, आपने देख लिया इसके निबंध को, चीज़ें को अच्छे तरीके से आपने समझने का भी प्रयास किया। ठीक है, और हमने बहुत ही बारीकी से एक एक करके जो है निबंध के हर एक चीज़ को समझाने का भी प्रयास किया। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि हमने बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया, एकदम 0 पॉइंट से समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, अब फिर हम दूसरे वीडियो लेक्चर में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।